हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको सल्तनत राजत्व के बारे में बताऊंगा। सल्तनत राजत्व क्या है? ठीक है, तो इल्तुतमिश ने सल्तनत में यानी ईरानी राजतंत्र परंपराओं को भारतीय परिवेश में समन्वित किया था। उसने राजतंत्र में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था। यानी यहाँ पर क्या है, जो इल्तुतमिश था इसने फारसी परंपराओं को राजत्व में अपनाया इंडिया के अंदर और वंशानुगत किया, यानी वंशानुगत सिद्धांत को इन्होंने अपनाया था। बलबन ऐसा पहला शासक था कि जिसने सुल्तान पद, अधिकार, राजत्व विचार प्रकट किए थे, यानी इन पर अपने उन्होंने विचार प्रकट किए थे। किसने? बलबन ने। जो बलबन की वैसैया है वो बर्नी ने लिखी है। किस लिखी? बर्नी ने। और बर्नी ने वैसैया में बलबन को जनता का पिता कहा है। इन्होंने भी राजत्व में फारसी पद्धति को अपनाया और सिजदा और पोबोस को इन्होंने चालू किया। ऐसा यानी जो सिजदा और पेबोस थी ये गैर इस्लामिक थी, राइट, यानी ये इस्लाम के अनुसार नहीं थी। बलबन की मृत्यु के बाद पुत्र बुगरा खां के स्थान पर कैकुकाबाद को बिठाया। किसने? अमीरों ने बिठाया। ठीक है, क्यों? देखिए, ये भी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था सल्तनत काल में, यानी पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को गद्दी मिल जाए। यानी बलबन की जब मृत्यु हो गई थी तो उसका पुत्र था बुगरा खां, तो उसके स्थान पर बुगरा खां के पुत्र कैकुकाबाद को गद्दी पर बिठा दिया गया था। यानी जीवित रहते हुए पुत्र को राज सत्ता सौंप दी गई थी। अगर बात करें हम जलालुद्दीन की, तो जलालुद्दीन ने क्या किया था, राजत्व में ये थोड़ा सा उदार था और बलबन के सिंहासन पर बैठने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ये कहा करता था कि मेरे खून में ये नहीं है, नहीं मेरे माता पिता, नहीं मेरे कोई पूर्वज शासक हुए हैं जिनका गौरव मेरे अंदर हो। ठीक है, तो ये बलबन के जो सिंहासन था उस पर बैठने से डरते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने बलबन के सिंहासन पर ही सबसे पहले बैठा। ये लुई 14वें की तरह कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। क्या कहता था? मैं ही राज्य हूँ। इसका राजत्व सैनिकवाद पर था। ठीक है, धर्म व राजनीतिक को सर्वप्रथम पृथक्करण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को जनता का मार्गदर्शक बताया है। मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये एक बुद्धिमान शासक था, लेकिन इन्होंने उलेमा को राजनीतिक से दूर रखा था। जबकि फिरोज तुगलक जो था उसने राजत्व में धर्म की प्रधानता थी और कुतबा व सिक्कों पर अपना व अपने बेटे का नाम लिखवाया था। ठीक है, अगर लोदियों की बात करें तो लोदियों ने देवीय अधिकारों की अस्वीकृति की थी। ठीक है, लोदियों ने, ये अफगान थे और इनमें समानता व भ्रातृत्व का भाव था। ये कुलीन तंत्रीय थे। ठीक है, बहलोल लोदी क्या था? बहलोल लोदी ने कभी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया था। वह अपने अमीरों के बीच कालीन पर बैठता था और उनको मनसद आली कहा करता था। जबकि सिकंदर लोदी लोदियों में ऐसा पहला सुल्तान था जिन्होंने तुर्की राजस्व से प्रभावित था जो, और ये पहला अफगान था जो पूर्व सम्राट की भांति व्यवहार किया करता था। जबकि तुर्की राजत्व को ऊंचाइयां इब्राहिम लोदी ने भी दी। वो देवी अधिकारों की उन्होंने घोषणा की और उन्होंने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता।
सिकंदर लोदी ने दोबारा सिंहासन का प्रयोग किया और कालीन छोड़ दी थी, यानी इन्होंने कालीन पर बैठना छोड़ दिया था। अगर बात करें हम दासों की, तो दासों में क्या है, महाभारत के अंदर भी बताया गया है कि युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने का सामान्य नियम है, ठीक है। इसका सूफी भी समर्थन करते हैं। देखिए चलते हैं हम यहाँ पर। दास क्या था, दासों का महाभारत में भी जिक्र है कि दास जो युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं उनको दास बनाना एक सामान्य बात है। सूफियों ने भी दास बनाने का समर्थन किया है। जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने काफ़ी समर्थन किया है, ठीक है। बट इन्होंने ये कहा है कि उनके साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए। शरीयत में क्या बताया गया है कि स्वामी की पैतृक संपत्ति होते हैं कौन, दास। तुर्क काफ़ी यूहानी हबसी भारतीय गुलामों में आसाम के गुलामों की भारी मांग थी और इन गुलामों को बुर्दा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बुर्दा। तुर्क, कोहानी, यूनानी और हबसी, यानी हबसी अफ्रीकी। और भारतीय गुलामों में आसाम के जो गुलाम थे उनकी भारी मांग थी। गुलामों को समरकंद व बुखारा के बाज़ारों में बेचे जाने से पहले पढ़ाया जाता था। जबकि जो मोहम्मद गोरी था वो क्या कहता है कि मोहम्मद गोरी जो था वो दासों को पुत्र कहता था। मिनहाज कहता है कि वह कहता था कि मेरे हजारों बेटे हैं जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे। मोहम्मद गोरी के प्रसिद्ध जो दास थे ऐबक, कुबाचा और एलदोज थे। जबकि जो इल्तुतमिश था ये ऐबक का दास था और इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ये बलवन का भी गुलाम था, ठीक है। सॉरी, बलवन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था, राइट। जो दास अनातोलिया से तुर्किस्तान लाए गए उनको क्या कहा जाता था, दास आजम, यानी ख्वाजा तास भी उनको कहा जाता था। इल्तुतमिश की मृत्यु पर यह सुल्तानी इनको कहा गया। फरिश्ता क्या कहता है, देखिए फरिश्ता क्या कहता है कि अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे। फिरोज ने गुलामों की निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि वली व अमीर उपहार की कीमत वापसी देंगे, यानी गुलामों पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन ये गुलामों को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और उपहार में गुलाम लेना ही ये पसंद करते थे। कौन, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के पास 1,80,000 दास थे, जिनमें से 12,000 दासों को इन्होंने 36 कारखानों में लगवा दिया, जबकि जो 40,000 जो दास थे उनको इन्होंने महलों में नियुक्त किया था। दासों के लिए इन्होंने दीवाने बंदगान एक अलग विभाग बनाया जिसका मुख्य होता था अर्जे बंदगान, यानी जो दासों की भर्ती व निरीक्षण करता था। एक अन्य अधिकारी होता था चाउस गोरी, यानी दासों का दीवान। ये गोरे दासों का दीवान होता था। एक नायब चाउस गोरी होता था, चाउस गोरी यानी दासों का दीवान, और नायब चाउस गोरी होता था गोरे गुलामों का अधिकारी। इनको मजूमदार भी होता था। मजूमदार भी एक अधिकारी होता था, यानी पहला अधिकारी कौन होता था, अर्जे बंदगान, उसके बाद चाउस गोरी, उसके बाद नायब चाउस गोरी, फिर मजूमदार। दासों से बना शस्त्र जानिसारियों का दल होता था, जो बाद में यानी फिरोज की मृत्यु के बाद किंग मेकर बन गया। फिरोज के काल में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। दौलत की वजह से दासों का झगड़ा हो गया। बशीर सुल्तानी जो था वो एक अरीजे मुमालिक था और उसकी मृत्यु पर 13 लाख करोड़ टन का वह छोड़ के गया था, जिसको फिरोज ने जब्त कर लिया था। मुग़ल काल में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही या बंदाए दरगाह
जो विभाग था वो अकबर के काल में सामने आया, बाद में ये बंद हो गया था। बनाए गए विभागों के बारे में देखिए कि किस शासक ने क्या बनवाया। दीवान अरीज जो विभाग था वह बलबन ने बनवाया था, जबकि दीवान वकूफ़ जो विभाग था वह जलालुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान मुस्तखराज और दीवान रियासत ये 2 विभाग थे, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। वहीं दीवान अमीर कोई और दीवान सियासत ये मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 विभाग बनवाए थे। अगर फिरोज़ तुगलक की बात करें तो दीवान बंदगान, इमलाक विभाग, दीवान खैरात और दारुल शफ़ा ये 4 विभाग जो थे ये फिरोज़ तुगलक ने बनवाए थे। जबकि वकील सुल्तान जो विभाग था ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय ने बनवाया था। वकील सुल्तान किसने बनवाया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय ने बनवाया था। अगर कारखानों की बात करें तो कारखाने कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, एक रातिब कारखाने, एक गैर रातिब। रातिब में निश्चित वेतन दिया जाता था कर्मचारियों को, जबकि गैर रातिब में निश्चित वेतन नहीं दिया जाता था। रातिब खाने में पील खाना, आबदार खाना, पायक खाना, सगर खाना और सुतुर्ग खाना शामिल थे, जबकि गैर रातिब में जमादार खाना, अलम खाना, फारस खाना और रिकाब खाना प्रमुख थे। बर्नी क्या कहता है कि फिरोज के कारखानों में परंतु अफीक विस्तृत जिक्र करने वाला, यानी बर्नी तो जिक्र करता है परंतु इन्होंने पूरा जिक्र नहीं किया। अफीक ने विस्तृत जिक्र करने वाला ऐसा पहला राइटर है या इतिहासकार है। ठीक है। ममालिकुल अबसार के लेखक अल-उमरी क्या कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने रेशमी कारखानों को निर्माण करवाया, जिनमें वस्त्र निर्माणशाला थी। वस्त्र निर्माणशाला में 4000 जुलाहे काम करते थे। फिरोज ने मुतसर्रिफ यानी जो कारखाने का प्रमुख होता था वो कौन होता था? मुतसर्रिफ ख्वाजा अब्दुल हसन को बनाया था। फिरोज तुगलक के लिए उसने एक बार 70,000 टंका के जूता खरीदे थे। फिरोज के काल में 36 कारखाने थे और फिरोज कहता था कि सांसारिक राज्य के 2 स्तंभ मोती हैं। कौन कौन से? यानी एकता व कारखाना, ये 2 सांसारिक राज्य के उत्तम मोती हैं। अगर यहाँ कारखानों की बात देखिए, अब आबदार खाना क्या होता था? ये जल से संबंधित कारखाना होता है, जबकि कुरखाना होता था ये शाही शास्त्रागार से संबंधित कारखाना था। अलम खाना पताकों से, यानी ऐबक के जो ध्वज थे वो चंद्रमा, परदार सर्प और शेर ऐबक के ध्वज पर अंकित था, जबकि फिरोज के ध्वज पर परदार सर्प का चित्र था। ठीक है। जमादार खाना क्या था? वस्त्रों से जुड़ा हुआ था। रिकाब खाना घोड़े की जीन से जुड़ा हुआ कारखाना था। नफर ऊँट के कारखानों को कहते थे। पील खाना गजशाला को, पायक खाना अश्वशाला को, जबकि जरग खाना आभूषण कारखाना को कहा जाता था। अगर बात करें हम नगरीकरण की, तो अरबों ने मुस्लिम बस्तियां बताई थी। कहाँ? मुल्तान में, मंसूरा, ये 2 इनकी राजधानियां भी बन गई थी। मोहम्मद हबीब क्या कहते हैं कि तुर्की आक्रमणों को नगरीय क्रांति इन्होंने कहा है। किसने? मोहम्मद हबीब ने। लेकिन तृतीय नगरीकरण तुर्कों के आगमन से हुआ, जैसे कुव्वतुल इस्लाम यानी दिल्ली। अरबों ने प्रतिहारों से रक्षा के लिए अल महफूजा नगर बसाया था। अल महफूजा नगर बसाया था। ये कहाँ बसाया था? मुल्तान के अंदर। ठीक है। इब्न बतूता क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में दिल्ली सबसे बड़ा शहर था। ये आकार में कुतुबुल इस्लाम या दौलताबाद के समान था। ठीक है। जबकि अफीफ कहते हैं कि फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद, हिरनीखेरा, तुगलकपुर, सफदम और नौ भवनों आदि को जैसे शहरों को इन्होंने बसाया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोजाबाद, हिरनीखेर, तुगलकपुर, सफदम तारीख़ मुबारक शाही के
से पता चलता है कि 385 में फिरोज ने बदायूं के गांव ब्यूली में फिरोजपुर नगर बसाया, जिसको लोगों ने आखरीनपुर कहा, यानी अंतिम नगर कहा। इरफान हबीब खेतिहर शोषण की नई प्रथा का जन्म मानता है इस काल को, जबकि उसके ऊपर एक परजीवी नगरीय परिवेश का विकास हुआ, यानी राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति में समन्वित किया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।